ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है। What is geometry? The word geometry derived from two words geo plus metrin. Geo means earth and metrin means to measure. Geometry originated in Egypt as an art of earth measurement. ठीक है, जैसे इसके नेम से पता चल रहा है geo plus metrin earth and metrin means to measure. तो ये है earth measurement. ठीक है, इसका कहाँ ओरिजिन हुआ यहाँ पे? इसका इजिप्ट में. This branch of mathematics was studied in various forms in every ancient civilization. Be it in Egypt, Babylonia, China, India, Greece, the Inca, etc. The people of these civilizations faced several practical problems which required the development of geometry in various ways. ठीक है, उन्हें बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जिसके कारण ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, whenever the river Nile overflowed, it wiped out the boundaries between the adjoining fields of different landowners. After such flooding, these boundaries had to be redrawn. For this purpose, the Egyptians developed a number of geometric techniques and rules for calculating simple areas and also for doing simple constructions. The knowledge of geometry was also used by them for computing volumes of granaries and for constructing canals and pyramids. They also knew the correct formula to find the volume of a truncated pyramid. ठीक है, जब नील नदी में बहुत ज्यादा पानी हो जाता था, वो ओवरफ्लोडेड हो जाती थी, तो क्या होता था, जो उनके फील्ड्स उस नील नदी के आसपास थे, वो क्या होता था, वो उनकी जो बाउंड्री होती थी वो धुल जाती थी उससे. ठीक है, और जब उसके बाद पानी कम होता था तो फिर से उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना पड़ता था, क्योंकि वो जमीन किसी एक इंसान की नहीं है, वहां पे अलग अलग उसके जो लैंड ओनर्स हैं वो अलग अलग है. तो उसके लिए उन्हें क्या है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी बाउंड्री कहाँ पे थी, हमारा जो फील्ड है उसका हमारे पास कितना एरिया था उस फील्ड का. ठीक है, तो अपने कहते हैं वो इस ज्योमेट्री का जो यूज है वो किसके लिए करते थे, वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज मतलब जहां वो अपना अनाज स्टोर करके रखते थे. ठीक है, कैनाल्स एंड पिरामिड्स आप जानते हैं जिनका बेस क्या होता है, स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर कोई भी पॉलीगन, और जिसके फेसेस क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, व्हिच आर कन्वर्टिंग टू अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नहीं कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा जो ब्लॉक मिला है हमारे लिए स्क्वायर शेप है. ठीक है, तो ये क्या है, ट्रंकेटेड पिरामिड है. तो उस टाइम में भी लोग क्या है, इसको ट्रंकेटेड पिरामिड का जो वॉल्यूम है उसको निकालने का फॉर्मूला जानते थे. ठीक है, in the Indian subcontinent, the excavations at Harappa and Mohenjo-daro etc. show the Indus Valley civilization about 3000 BC made extensive use of geometry. It was a highly organized society. The cities were highly developed and very well planned. ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के टाइम में भी जो ज्योमेट्री थी वो बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड थी, उसका जो यूज होता था, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से होता था, वेल प्लान. वहां पे जो टाउन्स बनते थे, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता था वो बहुत ज्यादा वेल प्लान होता था. फॉर एग्जांपल, द रोड्स वर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर वाज एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, जो उनकी जो रोड्स होती थी वो क्या होती थी, पैरेलल होती थी, और जो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, देखिए आप उनका ड्रेनेज सिस्टम भी कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है. यहाँ पे पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं इस तरह से, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत वेल प्लान होता था. द हाउसेस हैड मेनी रूम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और जो उनके घर थे उसमें डिफरेंट टाइप्स के कई रूम्स होते थे. दिस शोज दैट द टाउन ड्वेलर्स वाज इन इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिकल अरिथमेटिक. इससे पता लगता है कि जो उस टाइम पे जो टाउन ड्वेलर्स थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा स्किल थे मैनिपुलेशन में और प्रैक्टिकल अरिथमेटिक में. द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस वर kiln fired and ratio length is to breadth is to thickness of the bricks was found to be 4:2:1. तो जो उनकी जो ब्रिक्स वो यूज करते थे, ठीक है, उसमें भी जो लेंथ, ब्रेडथ और थिकनेस का जो रेशियो होता था वो होता था 4:2:1. तो उस टाइम में भी देखिए कितनी ज्यादा डेवलप्ड ज्योमेट्री. In India, in ancient India, the Salva Sutras
800 BC to 500 BC were the manuals of geometrical constructions. ठीक है, 800 BC से 500 BC के लगभग जो सर्व सूत्र था वो हमारा क्या था, geometrical construction के लिए मैनुअल थी. The geometry of the Vedic period originated with the construction of altars, जिसको हम वेदी भी कहते हैं, and fireplaces for performing Vedic rites. The location of the sacred fires had to be in accordance to the clearly laid down instructions about their shapes and areas if they were to be effective instruments. Square and circular altars were used for household rituals, while altars whose shapes were combination of rectangles, triangles, and trapeziums were required for public worship. ठीक है, तो वैदिक समय में भी जो हमारी मैथ्स की बहुत ज्यादा डेवलप थी, जो बहुत ज्यादा डेवलप थी, जो वेदी बनती थी ऐसे ही नहीं बना दी जाती थी, उसमें वो उसका एक रेशियो होता था. ठीक है, वो भी होता था कि हमें किस रिचुअल के लिए कौन सी वेदी बनानी है. उसमें भी जो वेदी बनाता था उसकी हाइट के साथ उसका क्या रेशियो होना चाहिए, उसमें कितनी लेयर्स होनी चाहिए, और उसमें ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, ट्रेपेजियम्स, इन शेप्स का यूज करके वेदी फॉर्म की जाती थी. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स. ए ग्रीक मैथमेटिशियन से थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ. जो सबसे पहले प्रूफ दिया था वो हमें दिया था ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने. जो ग्रीक्स थे वो बहुत ज्यादा रीजनिंग पे जोर देते थे, तो उन्होंने बहुत सारे इसमें अपने कंट्रीब्यूशंस हैं ज्योमेट्री में. तो मुझे फर्स्ट जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ दिया था, ठीक है, वो क्या था, दिस प्रूफ वाज of the statement that a circle is bisected, that is cut into two equal parts. Circle is bisected मतलब कि सर्कल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है by its diameter. जो सबसे पहले प्रूफ दिया था उन्होंने, जो फर्स्ट नोन प्रूफ है वो थेल्स ने दिया था कि सर्कल को उसके जो सर्कल को उसका डायमीटर है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. One of Thales' most famous people was Pythagoras. ठीक है, जो उनका मोस्ट फेमस जो शिष्य है वो है पाइथागोरस. पाइथागोरस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में, स्पेशली ज्योमेट्री में. अब पाइथागोरस थ्योरम जो सबसे ज्यादा हमारे बीच में अभी हम जानते हैं, सबसे ज्यादा हमारे में फेमस है मैथ्स में. पाइथागोरस यू हैव हर्ड अबाउट. पाइथागोरस के बारे में हम 6-7 से पाइथागोरस के बारे में सुनते आते हैं ज्योमेट्री में. 7 से इसका यूज भी है पाइथागोरस थ्योरम का. ठीक है, और आगे भी Pythagoras and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to a great extent. Pythagoras ने उनके ग्रुप ने ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. This process continued till 300 BC. ठीक है, 572 BC से 300 BC तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रही. उसके बाद क्या हुआ, at that time Euclid, a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt, collected all the known work and arranged in his famous treatise. ठीक है, उसके बाद यूक्लिड आए जो क्या थे, अलेक्जेंड्रिया में मैथ्स के टीचर थे. उन्होंने सारे जो नोन वर्क्स थे उनको कलेक्ट करके, ठीक है, अरेंज किया उनको फेमस बुक ट्रीटीज में. अब आता है नेक्स्ट जो हमारा मेन चैप्टर है हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री. ठीक है, व्हाट इज यूक्लिड ज्योमेट्री? यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बेस्ड ऑन डेफिनेशंस, अनडिफाइंड टर्म्स. ठीक है, लाइक पॉइंट, लाइन एंड प्लेन एंड द assumptions of the mathematician Euclid. जो मैथमेटिशियन यूक्लिड ने जो भी हमें डेफिनेशन या अनडिफाइंड टर्म्स या assumptions दिए, उन पे बेस्ड जो ज्योमेट्री है उसकी स्टडी क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री है. ठीक है, ये है यूक्लिड 325 BC to 265 BC. ठीक है, इनका जो लाइफ टाइम है. Euclid was a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt, popularly known as father of geometry. Euclid को father of geometry के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनका ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन्होंने ही मतलब उसको एक कलेक्ट करके, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था. He introduced the method of proving mathematical results by using deductive logical reasoning and the previously proved results. उन्होंने क्या किया, मैथ्स में जो हम मैथ्स के रिजल्ट्स को प्रूफ कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग, जो यानी कि जो ऑलरेडी डिडक्टेड हैं उनका यूज किया, या फिर प्रीवियसली प्रूफ रिजल्ट जो पहले से ही प्रूफ रिजल्ट है उनका यूज किया. ही कलेक्टेड ऑल हिज वर्क इन अ बुक कॉल्ड एलिमेंट्स. उन्होंने अपना जो सारा वर्क है,
ठीक है, अपनी बुक एलिमेंट्स में कलेक्ट किया। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स एंड ईच चैप्टर इज कॉल्ड अ बुक। जो इनकी बुक है वो 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और जो हर चैप्टर है उसको हम सेपरेटली एक बुक कहते हैं। Euclid's key definition. The Greek mathematicians of Euclid's time thought of geometry as an abstract model of the world in which they live. The notions of point, line, plane, or surface, and so on were derived from what was seen around him. ठीक है, यूक्लिड के टाइम पे जितने भी मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने जो वर्ड हमारे आसपास जो वर्ड है उसको ही उसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उसी में से लेके ज्योमेट्री के उसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे आसपास जो सॉलिड शेप्स हैं उनका शेप है, साइज है, पोजीशन है और उनको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा जैसे एक सॉलिड शेप लिया क्यूब, ठीक है, अब क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस, तो उसका जो एक फेस है वो क्या है? प्लेन सरफेस है। ये 2D मॉडल आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो प्लेन सरफेस है उसकी जो एजेस हैं वो क्या है? लाइंस हैं, which may be a curved line और which may be a straight line। ठीक है, तो लाइन क्या है हमारा? 1D है, 1 डायमेंशनल। उसके बाद हमने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो लाइंस है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है? जो लाइन के जो एंड्स हैं वो क्या है? पॉइंट्स हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं है। अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशन। ठीक है, सॉलिड में 3 डायमेंशन है, 3D। A surface has 2 dimensions. ठीक है, it is 2D. A line has 1. ठीक है, line is 1 dimension and a point has none. और point में कोई भी dimension नहीं है, no dimension. Euclid summarized these statements as definitions. Euclid ने इन statements को definition के form में summarize किया। He began his exposition by listing 23 definitions in book 1 of the एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने 23 डेफिनेशंस लिस्ट आउट किया अपनी फर्स्ट बुक में, जिसमें से मेनली यहाँ पे 7 हमें दिए। ठीक है, सॉरी, इसमें से कुछ हमें दिए, अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन, जैसे इनसे कुछ है, हम सारी 23 डेफिनेशंस को नहीं ले रहे। फर्स्ट है, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है? जिसमें कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, पॉइंट इज अ फाइन डॉट। बहुत ही यहाँ पे तो ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, वैसे पॉइंट बहुत थिन होता है। उसमें कोई क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो हमें इतना थिन होता है कि इसमें कोई पार्ट नहीं होता, ना ही इसमें लेंथ होती है, ना ही इसमें ब्रेड्थ होती है, ना ही थिकनेस होती है। ठीक है, अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, और जो लाइन क्या है वो एक ब्रेडथलेस लेंथ है। ठीक है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो एंड्स हैं वो क्या है? पॉइंट्स है। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। एक straight line क्या है? It is a line which lies evenly with the points। ठीक है, जो इसमें ही खुद points हैं, ये क्या है? line इसमें खुद points लाई कर रहे हैं। A surface is that which has length and breadth only। Surface क्या है? जिसमें हमारे पास length और breadth है, सिर्फ thickness नहीं है, वो क्या है? Surface है। ठीक है, यानी कि 2D shape। The edge of a surface are lines। और जो surface की जो edges हैं वो क्या है? Lines हैं। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself। ठीक है, plane surface क्या है? एक surface है जिसमें evenly क्या है? बहुत सारी lines इसमें lie कर रही हैं। अगर हम surface मतलब अगर हम देखें तो बहुत सारी lines को अगर join करें तो हमें क्या मिल जाएगा? एक surface मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे points को join करके हमें क्या मिल रहा है? Line form हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे आया अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। तो हमें पहले पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। तो ब्रेड्थ क्या होती है? लेंथ क्या होती है? ठीक है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, लाइन क्या होती है? ये तो हमने आपको दिया। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच इज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इस तरह से यहाँ पे कुछ टर्म है जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इन टर्म्स को क्या मान लिया है? अनडिफाइंड टर्म। हालांकि यूक्लिड ने पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस, इन प्लेन सरफेस इनको डिफाइन किया है, लेकिन इनको हम अनडिफाइंड टर्म ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है
Collinear points. What are collinear points? Three or more points are said to be collinear if there is a line which contains all of them. ठीक है, अगर एक थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी, मैं आपको पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, ये क्या है? सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। जबकि पॉइंट डी क्या है? इससे बाहर है, इस लाइन में नहीं है, तो पॉइंट डी क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इन गिवन फिगर सी ए डी आर कोलिनियर पॉइंट्स वेयर जी इज नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है कंकरेंट लाइंस। what are concurrent lines? Three or more lines are said to be concurrent if there is point which lies on all of them, or we can say lines which pass through the same point. ठीक है, थ्री या थ्री से ज्यादा लाइंस अगर सेम पॉइंट से पास होती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब कहते हैं सेम पॉइंट थ्री या थ्री से ज्यादा लाइंस में लाई करता है, जैसे हमको पॉइंट पी है, वो देखो थ्री लाइंस में, तो थ्री लाइंस में लाई कर रहा है, ये कॉमन पॉइंट है तीनों का, या हम कह सकते हैं तीनों की क्या है? पॉइंट पी से पास होकर जा रही है तीनों लाइंस, तो ये लाइंस कैसी हैं? कंक्रूएंट लाइंस हैं। जैसे कि जबकि क्या होता है, टू लाइंस के हम क्या बोल देते हैं उनको? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर टू लाइंस सेम पॉइंट से होकर पास हो रही हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। Two lines which meet at one point are said to be intersecting lines। देखो, इससे पहले था concurrent lines, यहाँ पे थ्री और more lines थी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? two lines, ठीक है, two lines which meet at one point are said to be intersecting line and the common point is called the point of intersection। जहाँ पे two lines एक दूसरे को same point पर meet कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या है? intersecting line है। जहाँ जिस point पे वो दोनों एक दूसरे को meet कर रही हैं वो क्या है? point of intersection। Note, especially the two distinct lines cannot have more than one point in common। ठीक है, two distinct मतलब है different lines, two different lines cannot have more than one point in common। दो लाइंस एक दूसरे को एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट पर कट नहीं करेंगी। अगर हम इस एंगल को कम करते जाएं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, और इन लाइंस को हम इस तरह से इस एंगल को कम करते हुए हम इस तरह से यहाँ पे ले आए, इसमें बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, यानी कि एंगल हमारा क्या हो गया? डिक्रीज होते होते 0 डिग्री हो गया। अगर हम इसको 0 डिग्री पर ले आए तो ये लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। इट मींस कि ये दोनों लाइन डिस्टिंक्ट लाइंस नहीं है, अब ये क्या है? सेम लाइंस है। तो यहाँ पे कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। इफ दे आर डिस्टिंक्ट लाइंस दे मस्ट हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस दैट आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर टच। ठीक है, पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होती हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी, हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगी, और वो कभी आपस में नहीं मिलेंगे, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और इन लाइंस को इनफाइनाइट में कितना ही एक्सटेंड कर लें तो ये कभी आपस में टच नहीं करेंगी। इन ऑर्डर फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल दे मस्ट बी ड्रॉन इन द सेम प्लेन। उनको सेम प्लेन में ड्रॉ करना है, डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ नहीं करना है। अ परफेक्टली फ्लैट सरफेस लाइक अ वॉल और शीट ऑफ पेपर, एंड वी कैन राइट फॉर these two lines L parallel to M। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है लाइक एज L is parallel to M, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्लेन पे हमें इसे ड्रॉ करना है, जैसे कि सेम वॉल सेम शीट ऑफ पेपर। टू डिफरेंट पेपर्स में हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे के लिए पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगे। अगर सेम प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तभी हम कहेंगे कि वो पैरेलल लाइंस है। और दूसरी मेन गति क्या है? वो इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन टर्म्स इस चैप्टर में हमारे आएंगे वो है पोस्टुलेट, एक्सियम्स एंड थ्योरम। नंबर अब हमें जानना है कि व्हाट आर पोस्टुलेट्स, व्हाट आर एक्सियम्स एंड व्हाट आर थ्योरम्स। ठीक है, पोस्टुलेट आर द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड व्हिच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट। ठीक है, जो बेसिक फैक्ट जिनको हमने फॉर ग्रांटेड, हमने मतलब जो पहले से मान लिया कि ये ट्रूथ है, जैसे हम कहें कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट,
ये हमें मालूम है कि सन अगर राइज होगा तो कहाँ होगा, ईस्ट में ही होगा, सेट होगा तो वेस्ट में ही होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो, जिनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में सत्य है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स। अगर वो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में यूज हो रहे हैं तो वो क्या है, पोस्टुलेट। और अगर वो मैथ्स, पूरी मैथ्स में कहीं भी यूज हो रहे हैं तो वो क्या है, एक्सियम्स। ठीक है, तो एक्सियम्स की डेफिनेशन है द बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम ग्रांटेड without proof and which are used throughout in the mathematics are called axioms. यानी कि axioms and postulates है सेम थिंग, जिनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिनको हम एज इट इज मान लेते हैं कि ये है। लेकिन पोस्टुलेट और एक्सियम में डिफरेंस क्या है, पोस्टुलेट्स वो है जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होते हैं, और एक्सियम्स क्या है जो मैथ्स में, अलजेब्रा में भी यूज होंगे, अरिथमेटिक में भी यूज होंगे, ठीक है। तो जो मैथ्स की सारी ब्रांचेस में यूज होती है, पूरी मैथ्स में यूज होंगे वो एक्सियम है, जो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होंगे वो पोस्टुलेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या है, जिन्हें प्रूफ की जरूरत होती है, द कंक्लूजंस obtained through logical reasoning based on previously proved results and some more axioms. Some axioms constitute a statement known as a theorem or proposition. ठीक है, थ्योरम या प्रोपोजिशन हम किसे कहते हैं, जिसको प्रूफ की जरूरत होती है, जिनको हम प्रूफ करते हैं प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स के बेसिस पे, एक्सियम्स का या फिर पोस्टुलेट्स का यूज करते हैं। तो पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम, इनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पोस्टुलेट जो ज्योमेट्री में यूज होता है ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है, और एक्सियम जो पूरी मैथ में यूज होते हैं। उसके अलावा क्या है, थ्योरम, जिनको हम प्रूफ की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है यूक्लिड्स एक्सियम। स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशन, यूक्लिड assumed certain properties which were not to be proved, ठीक है। These assumptions are actually obvious universal truth. He divided them into two types, axioms and postulates. ठीक है, यूक्लिड की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो उसने हमारी कुछ प्रॉपर्टीज को उसने एज्यूम किया, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन एक्सियम्स, एक्चुअली जो एक्सियम्स हैं ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो उनको इसने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स में। एक्सियम जो थ्रूआउट द मैथ्स यूज होते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ एक्सियम यहाँ पे दी हुई है। तो फर्स्ट एक्सियम है, if the two things are equal to a common thing then these are equal to one another. अगर कोई two things सेम थिंग के इक्वल है तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। सपोज दैट बहुत बार हमने इसका यूज किया भी है इक्वेशंस को सॉल्व करते समय, यूज करते समय। तो a, अगर a is equal to b है, ठीक है, एंड c is equal to b, देखो a भी b के इक्वल है, ठीक है, a भी b के इक्वल है और c भी b के इक्वल है, दोनों ही क्या है, एक कॉमन थिंग के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, a और c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम कर लेते हैं ना, हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, फिर हम कहते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 है, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड a इज इक्वल टू c। वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। अगर दो, if two things are equal to a common thing then these are equal to one another. Next है second axiom, if equals are added to equals the wholes are equal, ठीक है। suppose that a is equal to b है हमारा, ठीक है, दोनों में हम इक्वल प्लस करें, यानी इसमें भी हम c प्लस कर लें a में, और b में भी हम क्या प्लस कर लें, b में भी हम c प्लस कर लें, ठीक है। a में भी हमने c प्लस किया और b में भी हमने c प्लस किया। ठीक है, a में भी प्लस a और b हमारे इक्वल है, a में भी हमने c प्लस किया और b में भी हमने c प्लस किया। तो जो हमारा a प्लस c है
वो हमारा इक्वल होगा किसके, b प्लस c के, क्योंकि a इक्वल्स टू b है और जब इक्वल प्लस कर रहे हैं दोनों में तो जो उनका सम होगा वो भी क्या होगा, यानी जो हमें होल मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। और थर्ड एक्सियम है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू b है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, a में से भी हम c माइनस कर लें और b में से भी हम c माइनस कर लें, क्योंकि a और b सेम इक्वल है तो इनका जो रिमाइंडर होगा a माइनस c और जो इसका रिमाइंडर होगा b माइनस c वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ एक्सियम, थिंग्स व्हिच coincide with one another are equal to one another. If two figures fit into each other completely, then these must be equal to one another. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा है अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से सुपरपोज इंपोज कर दे, ठीक है, कोइंसाइड हो रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। वही चीज यहाँ पे है कि अगर एक फिगर दूसरे फिगर में पूरी तरह से फिट हो जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिफ्थ एक्सियम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो यहाँ पे एक सर्कल है which is divided into four parts, तो हम देख सकते हैं कि जो होल है, ठीक है, वो इसके पार्ट से ग्रेटर है, या जो पार्ट है वो उसके होल से छोटा है, मतलब इसका जो 1/4 पार्ट है उससे वन जो पूरा होल है वो क्या होगा, बड़ा होगा, या जो हाफ है उससे वन क्या होगा, पूरा बड़ा होगा, या इसका 3/4 जो पार्ट है अगर हम ले लें तो उसका होल क्या है, हमेशा पार्ट से बड़ा है। This circle is divided into four parts and each part is smaller than the whole circle. This shows that the whole circle will always be greater than any of its part. ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्स्थ एक्सियम, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा, ठीक है, सेमी सर्कल, इसका ये एक डबल ये है, ठीक है, और दूसरा डबल ये है, तो जो सेम थिंग के डबल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका डबल ये भी इसका डबल है, वो भी इसका डबल है, तो इट मींस कि वो दोनों भी आपस में क्या है, सेम है, क्योंकि वो सेम हाफ के डबल है। दिस शोज दैट दिस इज द डबल ऑफ द टू सेमीसर्कल्स, सो द टू सेमीसर्कल्स आर इक्वल टू ईच अदर। और सेवेंथ जो है इसका एक्सियम वो इसका अपोजिट है, तो वाइस वर्सा, द थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इसका इनवर्स है। ठीक है, यानी कि जो सेम थिंग के हाफ होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, सिक्स वाले में, इफ a इज इक्वल टू 2b, ठीक है, एंड c इज आल्सो इक्वल्स टू 2b। अगर a क्या है, b का डबल है, और c भी क्या है, b का डबल है, तो यहाँ पे हम लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू c। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम ले सकते हैं if a is equal to half of b and c is also equals to half of b, ठीक है, सेम थिंग के हाफ है, तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हमारे राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हो गए 7 एक्सियम्स जो हम इस चैप्टर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम टू लाइंस वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। ठीक है, this shows that a line can be drawn from point P to point Q, but it doesn't mean that there could be no other lines from these points। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाया है कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक, ठीक है, एक लाइन हम वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक पॉइंट से और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि we can draw infinitely many lines passing through one point। ठीक है, एक पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको कोई पॉइंट P से बहुत सारी लाइंस हमारे यहाँ पे पास हो रही हैं पॉइंट Q से भी, लेकिन ठीक है, लेकिन जब टू पॉइंट्स की बात हो रही है तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। नेक्स्ट पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। ठीक है, जो टर्मिनेटेड लाइन जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट की क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं इंडेफिनिटली यानी कि इनफाइनाइट में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट AB है, इसको हम ठीक है B से आगे एक्सटेंड करें तो इस बोर्ड के बाहर ये लाइन जा सकती है, ये नहीं कि ये बोर्ड इतना ही है तो उसमें यानी कि इसको हम इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके इनवर्स में हम देखें तो हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन क्या होता है, which has no end points। ठीक है, this shows that a line segment which has two end points can be extended indefinitely to form a line। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमने क्या लिया, पार्ट ऑफ है लाइन। यहाँ पे उल्टा है उसका कि हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं, ये लाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, अगर हमें कोई भी पॉइंट दिया है तो उसको हम सेंटर लेके, हमें कोई रेडियस दी है, कोई भी लेंथ दी है, उसको हम रेडियस लेके ठीक है सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस शोज दैट वी कैन ड्रॉ अ सर्कल with any line segment by taking one of its points as a center and the length of the line segment as the radius। ठीक है, इससे दिखता है, इसमें हमें शो कर रहा है कि हम किसी भी लाइन सेगमेंट में कोई भी पॉइंट लेके, पॉइंट को सेंटर लेके और उस लाइन सेगमेंट की को रेडियस लेके हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एज वी हैव AB लाइन सेगमेंट इन विच वी took A as the center and AB as the radius of the circle to form a circle। जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट दी है AB, उसमें हमने पॉइंट A को ले लिया है सेंटर, ठीक है, और AB को हमने रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया है। फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री के 90 डिग्री के एंगल्स होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि राइट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। अगर वो 90 डिग्री नहीं है तो इट मींस कि वो राइट एंगल नहीं है, और अगर वो राइट एंगल है तो वो 90 डिग्री है। तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल है तो वो दूसरे 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा ही। ठीक है, as we know that a right angle is equal to 90 degree and all the right angles are congruent, because if any angle is not 90 degree then it is not a right angle। ठीक है, अगर वो 90 डिग्री का नहीं है तो वो राइट एंगल नहीं होगा। तो इसमें एंगल 1 is equal to एंगल 2 है, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। इट मींस ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको मतलब किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये क्या है पोस्टुलेट है, और सही किसमें है, ज्योमेट्री में है। नेक्स्ट है फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which angles are less than two right angles। ये कह रहा है कि अगर हम दो लाइंस ले लें, जैसे यहाँ पे हमने दो लाइंस ली है AB एंड CD, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन दोनों लाइंस पे फॉलो कर रही है, यहाँ पे है PQ जो दोनों लाइंस पे ठीक है कट कर रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे यहाँ पे फोर इंटीरियर एंगल्स बने हैं हमारे, यहाँ पे ट्रांसवर्स भी बड़ा है, तो यहाँ पे फोर इंटीरियर एंगल्स बने हैं हमारे पास, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, एक एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल, इसको एंगल 3 और एंगल 4 मानते हैं। अब कंडीशन क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो 1 और 2 सेम साइड पे हैं, ठीक है, और 3 एंड 4 ये सेम साइड पे हैं, ठीक है। टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है, अगर हम दोनों को साथ देखें उनका सम क्या है, लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब इफ इट इज लेस देन 180 डिग्री, तो हमारा लेस देन 180 डिग्री कौन सा एंगल है, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, इन दोनों का सम हमारा क्या है, लेस देन 180 डिग्री। तो अब इस तरह इधर इन लाइंस को हम उसी डायरेक्शन में आगे, ठीक है, इंडेफिनिटली प्रोड्यूस करें। जरूरी नहीं है कि लाइन
बोर्ड पे मिले, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो कहीं ना कहीं जाके वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे हमारी फिगर छोटी है तो ये यहीं पे मिल गई है। अगर ये फिगर और बड़ी हो या इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये कि इस बोर्ड पे नहीं मिल रही तो कहीं नहीं मिलेगी, वो आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे। अगर कंडीशन ये है कि इंटीरियर एंगल्स जो है सेम साइड पे, उन दोनों का सम क्या है, लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। For example, the line PQ fall on lines AB and CD such that the sum of interior angles, angle 1 and angle 2 is less than 180 degree, जो अभी आपको दिखा रहा हूँ the left side of PQ, ठीक है, left side में ये angles. Therefore, the lines AB and CD will eventually intersect on the left side of PQ. तो कहाँ intersect करेंगी? Left side पे, जहाँ हमारा interior angles का sum less than two right angles है, ठीक है। इसी से हमारा पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आया, ठीक है। इसी के इक्विवेलेंट वर्जन से यूक्लिड के जो फिफ्थ पोस्टुलेट के वर्जन है, उसमें एक है प्ले फेयर एक्सियम। इसको हम प्ले फेयर एक्सियम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज गिवन बाय अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्ले फेयर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, फॉर एवरी लाइन L and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। उन्होंने क्या किया था, कोई लाइन है M, ठीक है, और उसके बाहर कोई पॉइंट है P जो कि L पे नहीं है, ठीक है, आउटसाइड है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन होगी जो P से पास होते हुए इस लाइन के पैरेलल होगी। अगर एक से लाइन, देखो इस पॉइंट से हम लाइंस तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन वो लाइंस क्या होंगी, इसके पैरेलल नहीं होंगी, सिर्फ एक लाइन होगी जो इस लाइन L के पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस कितनी है, L के पैरेलल है, L के पैरेलल है M। यहाँ पे लाइंस और भी है हमारे पास, लेकिन L के पैरेलल नहीं है। इसी में सेकंड है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये है लाइन L, ये है लाइन M, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें से M के पैरेलल ये लाइन है, लाइन T मान लेते हैं, ठीक है। तो ये L के पैरेलल नहीं होगी, ये M के पैरेलल है पर L के पैरेलल, M के पैरेलल है पर L के पैरेलल नहीं है। यहाँ पे मैं दूसरी लाइन लिखूं जो है जो L के पैरेलल लाइन है, ठीक है, L is parallel to M but N is not parallel to M। इस तरह से यहाँ पे this also states that if two lines are intersecting with each other then a line parallel to one of them would not be parallel to other intersecting line, ठीक है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन इंटरसेक्टिंग लाइंस के पैरेलल एक लाइन है तो वो दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन के पैरेलल नहीं होगी। Many mathematicians including Euclid was convinced that the fifth postulate is actually a theorem that can be proved using just the first four postulates and other axioms, ठीक है। यूक्लिड ने और बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ये कहा कि कहते हैं, उन्होंने कन्विंस किया कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो जनरल एक्चुअली में क्या है, थ्योरम है, ठीक है। और उन्होंने बहुत कोशिश की उस थ्योरम को प्रूव करने की। However, all attempts to prove the fifth postulate as a theorem have failed, ठीक है। हालांकि जो उनका जो कहते हैं जो जितने भी अटेम्प्ट्स थे वो फेल हुए उसको प्रूव करने के, इसीलिए उसको बाद में पोस्टुलेट के रूप में लिया गया, क्योंकि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, दे आर टेकन एज ग्रांटेड, ठीक है, दे नीड नॉट prove any proof, but these efforts have led to a great achievement, the creation of several other geometries, ठीक है। वो जो उनका अटेम्प्ट है वो तो फेल हो गया, लेकिन उससे क्या हुआ कि और अदर जो और ज्योमेट्री है, ठीक है, वो क्रिएट हुई। These geometries are quite different from Euclidean geometry, और जो ये ज्योमेट्री आई इसके बाद, ठीक है, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से बिल्कुल डिफरेंट थी। दे आर कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज आई उनको हम कहते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। Their creation is considered a landmark in the history of thought because till then everyone had believed that Euclid was the only geometry and the God itself was Euclidean।
तब तक लोग क्या सोचते थे, जो यूक्लिड ने ज्योमेट्री दी है सिर्फ वही ज्योमेट्री है, और जो वर्ड है वो क्या है, यूक्लिडियन है। इसके बाद आया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का कंसेप्ट। Now the geometry of the universe we live in has been shown to be a non-Euclidean geometry. In fact, it is called spherical geometry. ठीक है? उसके बाद जो ज्योमेट्री आई वो उसको हम क्या कहते हैं, spherical geometry. This spherical geometry lines are not straight. Spherical geometry में lines straight नहीं है. They are parts of great circles. ठीक है? Circles obtained by intersection of sphere and planes passing through the center of the sphere. ठीक है? जो स्फीयर है और इसके सेंटर से पास होते हुए जो प्लेन्स जाएंगे, उनके इंटरसेक्शन से जो सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, वो क्या है, ग्रेट सर्कल्स है। इन अबव फिगर लाइंस AN and BN which are parts of great circles of a sphere are perpendicular to the same line AB। यहाँ पे जो AN और BN है वो सेम लाइन AB, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है, तो इसमें जो है AN और BN क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें इट मींस कि जो हमारी ए एंगल है, बट दे आर मीटिंग एट ईच अदर, लेकिन वो कहां पे मिलते हैं, एक दूसरे को मिलना है। जब जनरली होता क्या है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं राइट एंगल्स पे, यानी कि वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, अगर उनको एक्सटेंड करें वो कभी आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इट मींस की लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है कि वो कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइंस पॉइंट एंड पे मिल रही हैं। ऑल्सो देखो यहाँ पे लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन AB इज नॉट लेस देन 2 राइट एंगल्स। ठीक है, और उनका जो यहाँ पे जो सम है इंटीग्रल एंगल्स का, वो 2 राइट एंगल्स के सम से कम नहीं है, मींस कि वो 180 के इक्वल है, 180 से कम नहीं है। वो क्या है, इक्वल्स टू 180 डिग्री है उनका जो यहाँ पे सम है। ठीक है, और अभी हमने फिफ्थ पोस्टुलेट में पढ़ा था कि अगर कहते हैं वो लेस देन 180 डिग्री हो, जब हम उनको इंडेफिनिटली प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। आल्सो नोट दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल NAB, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल NAB, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमें मालूम है, हमने मतलब थ्योरम में प्रूव किया है कि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमारे ये एंगल A और एंगल B, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इट मींस ये इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे अगर एंगल M को, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री है। थस यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर्स इन प्लेन। ठीक है, तो जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो सिर्फ प्लेन सरफेस पे ही वैलिड है। ऑन द कर्व सरफेस इट फेल्स, कर्व सरफेस पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री फेल हो जाती है। और हम जनरली यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट है समरी, जो भी हमने देखा कि समरी है यहाँ पे, the Euclid defined a point, a line and a plane. The definitions are not accepted by mathematicians. हालांकि यूक्लिड ने, ठीक है, पॉइंट, प्लेन, लाइन, इन सबको डिफाइन किया, लेकिन ये डेफिनेशंस मैथमेटिशियंस द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। सो देयरफॉर these terms are now taken as undefined। तो इन टर्म्स को हम अनडिफाइंड टर्म्स की तरह लेते हैं। सेकंड है axioms or postulates are assumptions which are obvious universal truth, they are not proved। axioms और postulates क्या है, जो obvious universal truth है, ठीक है, जिनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। थर्ड है theorems are statements which are proved using definitions, axioms, previously proved statements and deductive reasoning। theorems क्या होते हैं, जिनको प्रूफ करते हैं, जिनको प्रूफ की आवश्यकता होती है, उनको प्रूफ करने के लिए हम डेफिनेशंस, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स या फिर जो प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट है, यानी हम कहते हैं कि प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स हैं। जैसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल को प्रूफ करते हैं, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, वो भी क्या है, थ्योरम है, लेकिन वो उसको हम मानते हैं कि वो प्रीवियसली प्रूव्ड है। इस तरह से, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करके हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स वर, ठीक है, जो आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है,
उसमें से वो है फर्स्ट है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जो सेम थिंग के इक्वल होंगी वो एक दूसरे की भी इक्वल होंगी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर हम टू इक्वल थिंग्स में इक्वल थिंग ऐड करें तो जो होल होंगे उनके जो मतलब सम आएगा उनका उनकी क्या होगा, इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर हम इक्वल्स, अगर कोई दो अमाउंट इक्वल है उसमें से हम सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इक्वल्स में से हम इक्वल माइनस कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। फोर्थ है थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे की इक्वल होंगी। फिफ्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, जो होल होगा वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। जैसे हम कहें कि कोई भी चीज अपने हाथ से बड़ी होती है, अपने वन फोर्थ से बड़ी होती है। सिक्स्थ है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज सेम थिंग के डबल है, ठीक है, तो वो एक दूसरे की, वो भी क्या, वो आपस में भी एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल होंगी अगर वो सेम थिंग का डबल है। इसी का इनवर्स है थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर सेम थिंग के हम हाफ्स कर दें तो वो हाफ्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। हम टर्मिनेटेड लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट को, ठीक है, इंडेफिनिटली प्रोड्यूस करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, हम कोई भी सेंटर या कोई भी रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि राइट एंगल्स का सिर्फ एक ही मेजरमेंट है 90 डिग्री। अगर 90 नहीं है तो वो राइट एंगल नहीं है, तो अगर वो 90 डिग्री है तो वो सारे ही इक्वल होंगे। पोस्टुलेट 5 है हमारा इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines it produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ठीक है, यानी कि अगर टू स्ट्रेट लाइंस को कोई एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही हो, कहने का मतलब ये कि, ठीक है, अगर टू स्ट्रेट लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही हो तो जो इंटीरियर एंगल सेम साइड पे बनेंगे अगर उनका सम टू राइट एंगल्स के सम के लेस है यानी कि 180 से कम है तो उस डायरेक्शन में अगर हम लाइंस को प्रोड्यूस करें जहां पे हमारा उन दोनों का सम क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, तो वो कहीं ना कहीं आपस में जाके मिलेंगी। सिक्स्थ है नेक्स्ट हमारा टू इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है उसके इक्विवेलेंट वर्जन, क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट से ही हमारे पास क्या आया, पैरेलल लाइंस का कांसेप्ट आया। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें फॉर एवरी लाइन एल and for every point P not lying on L। ठीक है, यानी कि हर लाइन L के लिए और अगर उसके बाहर कोई पॉइंट है P जो L पे नहीं है, उसके बाहर है कहीं, there exists a unique line M passing through point P and parallel to L। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन होगी जो L के पैरेलल होगी। ठीक है, लाइन तो हम P से बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन जो L के पैरेलल होगी वो सिर्फ एक ही लाइन होगी। सेकंड है में इसका इक्विवेलेंट वर्जन two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है all the attempts to prove Euclid's fifth postulate using the first four postulates failed। जितने भी मैथमेटिशियन ने कोशिश की यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूव करने की उसके फोर्थ पोस्टुलेट के बेसिस पे एज अ थ्योरम इंक्लूडिंग यूक्लिड, वो सब क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, बट दे लेड टू डिस्कवरी ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्री। लेकिन इससे क्या हुआ कि बहुत सारी अदर ज्योमेट्री की डिस्कवरी हुई, ये और सारी ज्योमेट्री इसके अलावा और ज्योमेट्रीज क्रिएट हुई, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अदरवाइज तब तक लोगों का क्या मानना था कि जो यूक्लिड ने ज्योमेट्री दी है सिर्फ वही ज्योमेट्री है और जो पूरा वर्ड है वो क्या है, यूक्लिडियन है। ठीक है,
हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से हम इसको अपने वीडियो में देखेंगे।